लक्ष्य रहता है? समाजवादी में, ठीक है। अच्छा, धन कमाना ज्यादातर किसमें रहता है? पूंजीवादी, ठीक है। और जनता का भलाई कौन सा समाजवादी में? अच्छा, दोनों मिला देंगे तो मिश्रित कहलाएगा। नहीं, अमेरिका में कौन अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी। चीन में साम्यवादी। हाँ, साम्यवादी। भारत में दोनों में से बहुत बढ़िया। चलिए, 1991 से पहले यूएसएसआर, ठीक है। हाँ, यूएसएसआर। आपको हम बता चुके हैं बाबू। योजना आयोग का गठन बताइए। 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। इसके अध्यक्ष थे पहले कौन? प्रधानमंत्री। सभी राज्यों के यही इसी में ना, सभी राज्यों के सीएम इसके क्या होते हैं? नहीं, इसके नहीं होते हैं। इसके नहीं। इसके होते हैं। योजना नहीं, नीति आयोग के नहीं, उसका भी नहीं होते हैं। बताइए। ये देखो सालों किस्मत में है। 6 साल तुम आ जाएगा। हाँ, खड़ा होगी तब। उसे नहीं। यही पे ठीक था बाबू मेरे। मुंडी सवार है, नहीं आ रहा तब पीछे देख। अरे हाँ, मैं यार। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना बताइए। 1776। गलत। नहीं 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 1976। 6 अप्रैल। हाँ, 6 अप्रैल 1976। 52। और 52। इसमें सभी राज्यों के पदेन अध्यक्ष अध्यक्ष थे। होते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हाँ, हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है। और एक बात जान लीजिएगा बाबू, आपका प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए कि हम लोग जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र पढ़े हैं, उसमें तृतीय क्षेत्र को भी 2 भागों में बांटा जाता है। हाँ, सेवा क्षेत्र जो होता है तृतीय क्षेत्र, उसको भी कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। तो 2 भागों में बांटा जाता है। आइए, आपको मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना पूछा है, बस मान लीजिएगा। मौद्रिक विकास का बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उस पर चर्चा नहीं करना है। पूरा कहानी आप लोग जान रहे होंगे ना। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है? एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना ही। एक आदमी के खाते में या दूसरे के भी खाते में चल जाता है इसमें। हाँ, दूसरे के भी अकाउंट में चल जाता है। हम आपके अकाउंट में पैसा भेजिए, ये क्या है? कोर बैंकिंग। अच्छा, प्लास्टिक कार्ड के रूप में किसका किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन था। एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड। इसको एटीएम कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये 2 चीज किसमें आता है? प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने वाले थे बाबू आज मानव विकास सूचकांक, पहले यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या बोले हम? यूएनडीपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद कार्यक्रम, ठीक है। अच्छा, यूएनडीपी यही जारी करता है एक रिपोर्ट। एचडीआई कौन? ह्यूमन डेवलपमेंट। इसको क्या कहते हैं बाबू? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। क्या कहते हैं इसको? मानव विकास सूचकांक। विकास सूचकांक में कौन जारी करता है इसको? यूएनडीपी सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक को जारी करता है। अच्छा, मानव विकास सूचकांक को पहली बार जारी कौन किए थे बताइए तो? अब्दुल। भारत में थे। हाँ, भारत में ही थे। अब्दुल किस हो रहे हैं फिर भी आप? हाँ, अब्दुल महबूब, सॉरी डॉक्टर, उसमें डॉक्टर लगता है महबूब उल हक, ठीक है। महबूब उल हक। ये पहली बार जारी कौन किए हैं? डॉक्टर महबूब उल हक। देखिए बाबू, ये कहाँ के प्रधानमंत्री अभी बने हुए हैं पता है? पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश के बोले जाते हैं, ठीक है। ये भी जिंदा है। हाँ, ये जिंदा है। बांग्लादेश में जो अत्याचार वगैरह हो रहा है हिंदुओं पे बोला जाता है, सब वही करवा रहा है। ये कौन देश है? पाकिस्तान। ये इस्लामाबाद होगा। अफगानिस्तान। ये देश है बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश यही के थे। अपने से बहुत अच्छा था महबूब उल हक, लेकिन अभी बहुत कमीनागिरी कर रहा है, बड़ा बेकार इंसान बन गया है। बांग्लादेश में इसके हाथ में सत्ता है 2 साल से, और ये सत्ता छोड़ना नहीं चाह रहा है। बांग्लादेश में अपना कब्जा करके है, सत्ता छोड़ना नहीं चाह रहा। बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है अभी। हिंदुओं के साथ प्रदर्शन, आपस में मारापीटी खूब हो रहा है। हाल में चुनाव भी होने वाले हैं, हुआ नहीं है, इसलिए ये अच्छा आदमी था। लेकिन अभी कहाँ पे? एक तरह से प्रधानमंत्री के पद में बैठा हुआ। कहाँ पे? तो बांग्लादेश के। यही था जो क्या दिए थे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दिए थे। कौन? डॉक्टर महबूब उल हक। अच्छा,
अच्छा, इन्होंने ही पहले सूक्ष्म लोन के बारे में लोगों को देने के लिए जागरूक किया था, और इन्हीं का देन है। हम लोग के यहाँ ग्रुपिंग लोन वगैरह चलता है ना, छोटा छोटा लोन दे देता है, बहुत उससे गरीब लोगों का, छोटे छोटे लोगों का बहुत विकास हुआ उससे माना जाता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। उसका विचार सबसे पहले प्रस्तुत किए थे कौन? ये महबूब उल हक। हम लोग पढ़े यूएनडीपी के बारे में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक। चलिए, यह यूएनडीपी द्वारा ही क्या जारी किया जाता है? एचडीआई बोला जाता है। वो तीन, यह जो है जीवन आशा, शिक्षा और आय के मानकों पर आधारित है। इसके कितने मानकों पर आधारित है? तो 3 बोला जाएगा। कौन कौन है बाबू? जीवन आशा, हाँ, शिक्षा, दूसरा क्या है? शिक्षा, और तीसरा क्या है बाबू? आय। पहला क्या है? जीवन आशा, दूसरा आय, सॉरी शिक्षा, तीसरा आय के आधार पे ही जारी किया जाता है कौन चीज? एचडीआई। कितने आधार पे जारी किया जाता है? 3 आधार पे। कौन कौन है? जीवन आशा, शिक्षा, आय। 3 आधार पे कौन सी जारी किया जाता है? किसको जारी किया जाता है? एचडीआई को ना। चलिए ठीक है, देखते हैं किसके निर्देशक में एचडीआई जारी किया गया था पहली बार? डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर रहिए, सीधा पढ़िए, महबूब उल हक। अब आसान है बोलने में, लेकिन डॉक्टर लगता है वो विद्वान आदमी थे, अर्थशास्त्री अच्छे हैं उनको। अच्छा, एचडीआई बोला जाता है, वो पहली बार 1990 में जारी किया गया था। पहली बार कब जारी किया है? 1990। एचडीआई रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया है? 1990। पहली बार जारी किया गया है 1990 में, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें रहता है नॉर्वे, भारत का स्थान 126। पहले भारत का स्थान था 126, लेकिन वर्तमान के हिसाब से भारत का स्थान है वो 139। इसमें टोटल कुल कितने देश हैं? तो 193। कुल देश कितने हैं बाबू बोला जाता है? तो 193। भारत का स्थान, कुल देशों में भारत का स्थान कितना है? 139, 139, ठीक है। भारत का स्थान कितना है? 139। कुल देश कितने हैं इसमें? 193। हाँ, सबसे फर्स्ट देश है नॉर्वे। नॉर्वे। हाँ, और इसको मापने का जो होता है बाबू, 0 से लेके 1 तक अंक रहता है। बहुत अच्छा बात है, यहाँ पे से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है 0 से 1। स्थान का मतलब क्या? स्थान मतलब टोटल देश है, सबसे फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ठीक है। इस हिसाब से भारत का स्थान कितना है? तो 139। एकदम टॉपिक 193 में से 139 भारत का स्थान है, ठीक है। सबसे अच्छा आज माना जाता है किसमें? खुशहाल देश माना जाता है किसमें? नॉर्वे को। अच्छा, कहने का मतलब नॉर्वे में जीवन आशा क्या है? अच्छा है। शिक्षा उच्च प्रकृति का, उच्च है, अच्छा शिक्षा है। और आय भी वहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? ठीक है, ज्यादा होगा या अच्छा होगा, इसीलिए वह क्या है? 1 नंबर पे है। और भारत कितने स्थान पे है? 139 नंबर पे ना। ये क्वेश्चन आपका था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा देश का एचडीआई भारत से भी ज्यादा है, भारत से कम है? तो ऑप्शन के मुताबिक उसमें नेपाल था। नेपाल थोड़ा सा भारत से अच्छा माना जाता है एचडीआई में। इसको व्यक्त करने के लिए सोच कितना से कितना तक अंक होता है? 0 से 1 अंक। मतलब भारत से अच्छा श्रीलंका का है। हाँ, श्रीलंका का है। हाँ, श्रीलंका का स्थान है, ठीक। बहुत बढ़िया। इसको जारी करने का कितना आता है? मानक है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक होता है बाबू एनएचडीपी, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एनएचडीपी नॉर्मल जान लीजिए, आपको उम्मीद नहीं है कि ये पूछेगा, ठीक है। नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट, एनएचडीपी मतलब क्या होगा बाबू? इसका मतलब होगा राष्ट्रीय ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। इसका मुख्यालय कहाँ है बाबू? तो नई दिल्ली है। एनएचडीपी कहाँ होता है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। एनएचडीपी का मुख्यालय नई दिल्ली। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक चीज और है। अच्छा, भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया है? तो 23 अप्रैल 2002 को। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत में पहली बार कब जारी किया गया है एचडीआई? तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, कब जारी किया गया है? 23 अप्रैल 2002 को। कब जारी किया गया भारत में? 23 अप्रैल 2002। 23/2002 को। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय यहाँ पे? अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ? थे। हम
हाँ थे, मेरा जन्म 2000 ईस्वी में हुआ है। पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये मध्य प्रदेश के पीएम थे। ठीक है, तो बिहारी से बिहार कौन समझिएगा? अब कितना साल हो रहा है भैया? 25 साल 24-25 साल से हो गया, लेकिन सर्टिफिकेट के हिसाब से बढ़ गया। चलिए, भारत में पहली बार एचडीआई कब जारी किया गया है? 23 अप्रैल 2002। अप्रैल 2002 को। 23 अप्रैल 2002 को। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी थे ना। ठीक, इसके अनुसार एक दिया गया था, कुछ राज्यों के बारे में दिया गया था, बीमारू, पता है? हाँ, भारत में बीमारू राज्यों का अवधारणा दी गई ना। बीमारू जो पिछड़े थे, पिछड़े राज्यों में क्या बोला गया था? BIMARU। BI से क्या होगा? बिहार। बिहार। M से महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं होगा। A से मध्य प्रदेश। जैसे अरुणाचल प्रदेश होगा। हाँ, अरुणाचल प्रदेश होगा। R से राजस्थान। U से उत्तर प्रदेश। यूपी। ठीक, हाँ, उत्तर प्रदेश। तो ये बीमारू की अवधारणा दिया गया था, किसके आधार पे? यही एचडीआई के आधार पे बीमारू। ये क्या था? सबसे पिछड़े राज्यों में गिनती आ जाता था, किसका? इन राज्यों का, एचडीआई के अनुसार। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है बाबू चैप्टर में। हाँ, इनमें से कौन राज्य बीमारू में आता है, या इनमें से कौन सा राज्य बीमारू में नहीं आता है? इसको अच्छा से देखिए। इसमें कौन कौन है बाबू? बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और यूपी। बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी। ठीक है, आइए देखते हैं। आधारिक संरचना जान रहे हैं बाबू आप लोग ना? आधारिक संरचना क्या है? वही तो आप लोग बोलते थे, सरकारी कामों का विकास होगा, रोड बनना, हॉस्पिटल बनना, शिक्षा, स्कूल कॉलेज सब बनना। और कुछ बोल सकते हैं? हाँ, कोर्ट न्यायालय, मतलब कुछ भी चीजों से जहाँ से लोगों का भला होता है, इन सब चीजों का बढ़ना, लोगों का। अच्छा, रोड बनने से क्या होता है कि लोगों का जीवन स्तर अच्छा माना जाता है, अच्छा होता है। कैसे? मान लीजिए यहाँ से रोड यदि खराब है, कोई इमरजेंसी कंडीशन में यहाँ से 1 किलोमीटर गया, हालत खराब, अभी 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा आदमी को? 1 मिनट निकल गया, इमरजेंसी कंडीशन 20 मिनट में लोग पूर्णिया पहुंच जाता है। पहले सुनते बैलगाड़ी चलता था, बैलगाड़ी में जाता था लोग। ठीक है, तो वही इन सब चीजों से क्या होता है? लोगों की जीवन आशा उच्च होती है। इसी में हम किसको मानते हैं? आधारिक संरचना का विकास इसी के आधार पे होता है ना। अच्छा, बिहार के विकास की स्थिति के बारे में हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे कुछ। बिहार के विकास की स्थिति, बिहार के विकास की स्थिति। चलिए आप देखते हैं। बिहार के बारे में बोला जाता है, यहाँ पे आप लोग शिकायत करेगा, बिहार का इतिहास काफी गौरवपूर्ण रहा है। मतलब इतिहास बड़ा ही अच्छा रहा। पहले बिहार का बिहार बहुत समृद्ध था, बहुत शक्तिशाली था, नामी था। लेकिन वर्तमान बिहार की स्थिति दयनीय है। सबसे पिछड़े राज्यों में था ना, बीमारू बिहार से शुरू होता है। सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार। वर्तमान शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसी राज्य का है तो बिहार। हम ज्यादा भी बता देते हैं, सबसे ज्यादा किसी राज्य का है तो गोवा का, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ का, और सबसे कम किसका होता है? तो बिहार का। अब देखिए, आपको बोला बिहार के विकास की स्थिति, बिहार की क्या स्थिति है, थोड़ा सा पढ़िएगा। बिहार का इतिहास सच में काफी गौरवशाली रहा है। यही बिहार है जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। के बारे में कहा जाता है, इनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। यहाँ से एक देश है नेपाल, यही लुम्बिनी के आसपास क्या होता है इनका जन्म। लुम्बिनी से वो यहाँ पे आए, कहाँ पे? यहाँ बिहार में आके बोध गया में इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। इसीलिए कहा जाता है बुद्ध को क्या होगी? ज्ञान की प्राप्ति। ये बौद्ध धर्म के थे। उसी तरह जैन धर्म के मानने वाले कौन थे? महावीर स्वामी। हाँ, महावीर स्वामी का जन्म हुआ और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पे? बिहार में ही ना। चलिए, हुआ महावीर जी का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त, अशोक, गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के महान शासक थे। अशोक भी एक पर एक राजा हुए ना। अशोक बहुत प्रतापी राजा थे। बोला जाता है बाबू, अगर आप बुरे रहिएगा और आप बाद में अच्छे हो जाइएगा तो आपका बुराई को लोग भूल जाते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए मैं गलत बच्चा हूँ, मेरा कुछ गलत आदतें हैं, अभी मुझको ताना मारेगा, लेकिन अगर बाद में हम सफल हो जाते हैं तो लोग गलतियों को भूल जाते हैं। अगर यदि गलत सफल नहीं हुए तो लोग क्या जीवन भर कोसेगा ना, सब दिन ताना मारेगा, गलतियों को याद दिलाता है। कुछ वही कहानी थे कि सम्राट अशोक के साथ उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो बोला जाता है एक एक बच्चा को मरवा दिए थे, लेकिन इसका नाम महान अशोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लास्ट में वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, पूरा मतलब युद्ध नीति को छोड़ देते हैं और धार्मिक नीति से चलने लगते हैं, इसीलिए अशोक महान होते हैं। तो हम पता है बुद्ध जी का जन्म हुआ, महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ यहीं पे, चंद्रगुप्त मौर्य आए यहीं पे,
और कौन आए? अशोक आए, सम्राट अशोक। और ये सिख धर्म के 10वें गुरु, क्या नाम था उनका? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ? पटना में। और एक संविधान लिखने वाले अध्यक्ष थे पहले, कौन? राजेंद्र प्रसाद जी ना, तो वो भी कहाँ के थे? बिहार के थे। मतलब बिहार से एक पर एक लोग गए हैं। बढ़ती जनसंख्या। अच्छा, इकोनॉमिक ये ज्योग्राफी में एक चैप्टर है जनसंख्या अभिशाप या वरदान करके, टॉपिक आता है जनसंख्या अभिशाप या वरदान। जनसंख्या हमारे ऊपर हमारा श्राप है कि वरदान है, वह बात डिपेंड करता है आप जनसंख्या को कैसे उपयोग में लाते हैं। अगर यदि हमारे देश की जनसंख्या शिक्षित है, ट्रेंड है, मतलब काम करने के लिए पूरा कहीं न कहीं एजुकेटेड है, तो वह जनसंख्या हमारे ऊपर अभिशाप नहीं होगी, हमारे देश में बोझ नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये जनसंख्या शिक्षित नहीं है, बेरोजगार है, निकम्मा टाइप का है, तो वो क्या होगा? कहीं न कभी अभिशाप कहलाएगा जनसंख्या। ठीक है, बोला जाता है तेजी से बढ़ती जनसंख्या। हमारे यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ा, लेकिन लोग शिक्षित उतना नहीं हुए। जनसंख्या सिर्फ देखने को हुआ, काम का नहीं हुआ। ये बिहार के पिछड़ेपन की स्थिति हुई, पिछड़े होने का कारण बना। उसके बोला आर्थिक संरचना का अभाव। आर्थिक संरचना आप लोग समझ रहे हैं? आर्थिक संरचना, अरे वही सरकारी काम वाला, संरचना का अभाव। सही सड़कें नहीं है, सही शिक्षा नीति नहीं है, सही हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है, यही वो आर्थिक शिक्षा का आर्थिक संरचना का अभाव। तीसरा क्या है बाबू? कृषि पर निर्भरता, बाढ़ व सूखे की स्थिति। तीसरा क्या दिया हम? कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता आपका बोला गया यहाँ पे 87% लोग बिहार में किसके आधारित है? कृषि पर आधारित अपना जीवन जीते हैं। चौथा क्या था बाबू? बाढ़ की स्थिति, बाढ़ प्लस सूखे की स्थिति। जानते हो बाबू बाढ़ और सूखे की स्थिति क्या होती है? बाढ़ और सूखा बीचों बीच कौन नदी जाती है? रानी बताइए। गंगा नदी। कौन नदी गई? गंगा नदी गई ना। इधर बाबू हिमालय पर्वत है, बिहार के उत्तर में हिमालय पर्वत है, और दक्षिण में झारखंड है, प्रायद्वीप का पठार है। तो बिहार का आकृति कुछ इस तरह का होता है, बीच में गंगा नदी बहती है, इधर भी पर्वत हिमालय पर्वत है, और इधर पठारी क्षेत्र है। ये थोड़ा सा ऊंचा रहता है, ये पूरा ढाल टाइप का रहता है। ठीक है, इधर जो है उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है। ये उत्तरी बिहार बहुत सारी नदियां आती है, घाघरा है, गंडक है, यहाँ पे कोसी है या महानदी है, ये किससे प्रभावित रहता है? बाढ़ से। यहाँ पठारी क्षेत्र है, ये कैसा चल रहा है? पठारी क्षेत्र है, यह किससे प्रभावित रहता है? तो सूखा से। सरकार हमेशा बोलती है इधर से पानी लिया कि इधर बहावा देंगे, इधर बाढ़ कंट्रोल हो जाएगा, इधर पानी आ जाएगा, लेकिन करती कुछ नहीं है। सिर्फ खुलासा देखती है सरकार, करती कुछ नहीं है। ठीक है, तो कैसे बाढ़ की स्थिति से परेशान है उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार किससे परेशान है? दक्षिण सूखे की स्थिति से परेशान है। 2 बार बिहार में भयानक बाढ़ आया, जान लीजिएगा। एक कब आया? 1987। 2018 में क्या? 8 में 17 वाला उत्तर फेमस नहीं था। 17 वाला हम लोग के यहाँ ज्यादा इसीलिए आ गया था क्योंकि बांध हम लोग के यहाँ आसपास में टूट गया था। उधर का जो छेका हुआ पानी था, रोका हुआ पानी, अचानक बाढ़ टूटने की वजह से हम लोग के यहाँ ज्यादा आ गया, इसीलिए लगता है हम लोग के यहाँ ज्यादा आ गया। लेकिन नहीं, 1987 का बाढ़ था कि एक तरफ से बहुत बड़ा आया था। अब बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक दामोदर बोलिए, सही बोला। बंगाल और झारखंड का भी बोल देते हैं शोक कौन है? दामोदर। बिहार का शोक कोसी नदी। तो 1987 में बहुत बाढ़ आया था, और ये 2008 में ये बोला जाता है 15 अगस्त और रक्षाबंधन एक ही दिन पड़ा था। रक्षाबंधन 2008 को नेपाल स्वतंत्र हुआ था ना। एक सेकंड वीडियो रोका था। हाँ, तो बुला है तो यार, इसको सही कर बुला। चालू हो गया। ये आदत आ गया। ये चिल्लाना पड़ता है, हमको लग रहा है। हाँ, नहीं, बात नहीं। सही है, बात सही है। तो देखते हो जनगणना के बारे में बताएं। बिहार की जनगणना 2001 में कितनी थी? 8.9 करोड़। और भारत की कितनी थी? 102 करोड़। ऐसे सुन लीजिए, माइंड में उतना नहीं रखना है। ठीक है, बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2001 में था 3,948 रुपया, और भारत का कितना था? 13,226 रुपया। कहाँ भारत का बिहार का कितना बनाया? 3,900। क्योंकि जनसंख्या के बारे में बता रहा हूँ 2001 के बारे में। जनसंख्या कितना था? 8.29 करोड़। और भारत का कितना बता? 102.9 करोड़। 102.9 करोड़ क्या है? जनसंख्या। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय कितना था यहाँ पे? 3,948। 3,948। अब ऐसा मोटा मोटी मानिए ना, 3,950 मानिए। और भारत का कितना था? 13,226। 13,226। क्या अंतर है कि नहीं? इससे 3 गुना है कि नहीं? 3 के जहाँ 4 मानेंगे तो 4 किया 12। 3 गुना से भी प्लस, मतलब देश के लोगों से भी
3 गुना से भी कमजोर है। कौन? बिहार। हर राज्य का देश का बड़ी रहती है फिर भी अच्छा है, बिहार का बहुत कम है। चलिए देखते हैं। दुनिया में पहली बार अगर यदि जनगणना हुआ है बाबू तो स्वीडन में 1749 में। दुनिया में पहली बार जनगणना किस देश में हुआ है? स्वीडन में। कब हुआ है? 1749 में। भारत में पहली बार जनगणना हुआ 1872 में। उस समय वायसराय रहते हैं मेयो। कौन रहते हैं? मेयो। भारत में पहली बार 10 की जनगणना होता है 1881 में। इस समय कौन आते हैं? रिपन। ये आपका 2 टॉपिक कवर करेगा बाबू, एक हिस्ट्री को कवर करेगा, इकोनॉमिक्स में भी आएगा। ये चीज हिस्ट्री में भी है आपका, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ा है, हमको ध्यान है, हिस्ट्री में आपका ये आता है, पहले चैप्टर में आता है लॉर्ड रिपन, ठीक है। चलिए हाँ, अच्छा एक लास्ट है बाबू, 1872 से अब तक 2011 तक भारत में 15 बार जनगणना हो चुका है। चलिए देखते हैं, दुनिया में पहली बार जनगणना कहाँ पे हुआ? पहला बार स्वीडन। दुनिया में पहला बार जनगणना कहाँ हुआ है? स्वीडन में। कब हुआ बाबू? 1749 में। हमारे देश भारत में जनगणना पहली बार कब हुई है? 1871 में ना? हाँ, किसके समय? मेयो। लॉर्ड मेयो लगाते हैं, लॉर्ड लगाना नहीं, लॉर्ड लगाने का मतलब होता है भगवान, ठीक है। वो हम लोग को क्या कहते, हम लोग का भगवान कहते थे खुद को। कौन? अंग्रेज। सीधे बोलना है कौन था? मेयो। ऑप्शन में आया तो लॉर्ड मेयो बहुत अलग बात है, लेकिन सीधे बोलना क्या है? मेयो। अच्छा, भारत में पहला बार जनगणना कब हुआ? 1871 में। किसके समय? मेयो के समय। अच्छा, पहला 10 की 1881 में। हाँ, पहला 10 की क्या हुआ? जनगणना कब हुआ बाबू? 1881 में। इस समय कौन रहता है? रिपन। बोला जा रहा है कि 1871 से अभी तक भारत में कितना बार जनगणना हो चुका है? 15 बार। 15 होगा सर, हाँ 15 बार। 15 बार, 19 हो गया, 15 बार हुआ, ठीक है। 15 बार। आजादी के बाद 7 बार होता है जनगणना, और हर एक 10 साल पे होता है। अब थोड़ा सा ये चीज बदल गया है। जनगणना कितने सालों पर होता है? हाँ 10 साल पे। 1871 में हुआ, 1871 में हुआ कि 72 में हुआ था? पहला जनगणना 72 होना चाहिए। 1872 में होगा पहला जनगणना, ठीक है। 1872 में होता है 100%। 1872 होगा, ठीक है। पहला 1872 में मेयो के काल में, दूसरा 1881 में। किसके काल में? रिपन के काल में। अब तक कितना जनगणना हो चुका है? 15 बार। हर एक 10 साल पे जनगणना होता था बाबू। 2011 में हुआ हमारा 15वीं जनगणना। कब हुआ? 2011 में। समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, 16वां जनगणना हमारा कब होना था? 2021 में होना था। 11 के बाद 10 साल बाद क्या आएगा? 21। लेकिन 2021 में हमारा जनगणना नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 2020-21 में क्या आया हुआ था? कोरोना वायरस। आदमी घर से निकल नहीं पा रहा था, क्या जनगणना करने के लिए जाता? तो जनगणना में सबसे ज्यादा जानते हैं कौन जाता है? मास्टर साहब। सब स्कूल का मास्टर को क्या देता है? जनगणना ड्यूटी। घर एक बार जाता है, पूछता है। तो अब जो जनगणना है 2026-27 के आसपास जारी होगा। 26 में नहीं, 27 में जनगणना जारी होगा। अब जो जनगणना चलेगा 10-10 साल पे, 27 के बाद 26 में आया तो 26 के बाद 36, 46, 56 ऐसे जाएगा। अब 10 की जनगणना थोड़ा सा यहाँ से परिवर्तन होगा। बुझे बात को? क्या कहानी है? शुरू से होते हुए 1872 से 1881 से हमारा 2011 में कौन सा जनगणना हुआ था? कितने नंबर का? 15 नंबर का। 16 नंबर का कब होना था? 2021 में। लेकिन 2021 में हुआ नहीं हो पाया कोरोना काल के कारण। इसीलिए अब अगला जनगणना 2027 में आने की संभावना है। अच्छा एक और बात, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में भारत का स्थान क्या था? बताइए तो। 2011 पहला था, सेकेंड स्थान था। सेकंड था। फर्स्ट में चीन आता था। फर्स्ट में कौन था? चीन। अब भारत फर्स्ट आ जाएगा। आ चुका है। लेकिन आप लोग अगर अभी भी क्वेश्चन है तो क्या बनना है? सेकंड बनना है। क्योंकि हाँ, सरकारी आंकड़ा जारी नहीं हुआ, डाटा जारी नहीं हुआ। अगर यदि सरकारी डाटा जारी हो जाएगा तब मारा। लेकिन अभी आपको क्या मारना है? सेकंड। जनसंख्या के आधार पे भारत का स्थान क्या है? सेकंड। क्योंकि हम लोग कौन जनसंख्या लेके चले? जनगणना 11 की। 21 वाला जनगणना जारी हुआ नहीं। जब 27 में होगा वो डाटा देगा तो हम लोग मानेंगे। इसीलिए अभी कौन मानना है हम लोग को? सेकेंड स्थान पे है जनगणना में, सॉरी जनसंख्या में। अच्छा, जनसंख्या जनगणना समझ रहे हैं? साधारण बात है। जनगणना, जन मतलब लोगों की गणना, और जनगणना से ही क्या निकलता है? संख्या। जन मतलब लोगों की संख्या। यहाँ पे जनसंख्या कितना है? जो 10-12 15 बच्चा होंगे, ये हमारा जनसंख्या हुआ, ठीक है। चलिए अच्छा, एक अगला टॉपिक है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय।
अच्छा, बिहार के ढेरेपन को दूर कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है बाबू। अगर यदि खराब, यहाँ पे हम लोग पहला क्या लिखे थे? शिक्षा व्यवस्था पहली जनसंख्या जनसंख्या नियंत्रण। पहला था क्या? जनसंख्या, तेजी से बढ़ती जनसंख्या ना, तो जनसंख्या पे नियंत्रण करेंगे, यही ना था। दूसरा था हमारा क्या बाबू? आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। ज्यादा से ज्यादा रोड बने, ज्यादा से ज्यादा स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, और क्या हो, सरकारी कारखाने लगे, रेलवे लाइन का विकास हो। जितना ज्यादा सुविधा रहेगा इंसान उतना डेवलप करेंगे ना। यही सब है बाबू। आगे देख लेना, कृषि पर निर्भरता, लोगों को कृषि पर निर्भरता कम करनी चाहिए और उन्नत तरीके से खेती करनी चाहिए ना। अगला था बाबू बाढ़ एवं सूखे की स्थिति। बहुत पहले बताया कि सरकारें चाहती है, कहती है, लेकिन करती कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है। औद्योगिक पिछड़ापन है, औद्योगिक पिछड़ापन को दूर करना है। अच्छा, भारत से एक राज्य, बिहार से एक राज्य अलग हो जाता है, झारखंड। झारखंड। कितना में कब अलग होता है बताइए? 15 नवंबर 2000। हाँ 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 का। तो कुछ इस तरह से झारखंड का भी सेम रहता है बाबू। ठीक है, यहाँ 15 नवंबर 2000 को कब अलग हो जाता है? 15 नवंबर 2000 को बिहार से क्या हो जाता है? झारखंड अलग कर दिया जाता है। बिहार खेती था, वहाँ पे खेती ज्यादा होता था, और झारखंड क्या था? झारखंड बाबू खनिज बहुल क्षेत्र। जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया तो खनिज क्षेत्र क्या हो गया? झारखंड में चले आया, बिहार से वो भी खत्म हो गया। ये देखिए, बाढ़ पर नियंत्रण करना चाहिए, आधारिक संरचना का विकास करना चाहिए, उद्योग का विकास करना चाहिए, गरीबी को दूर करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, गरीबी को दूर करना चाहिए, स्थिति सुधारने के लिए शांति व्यवस्था की स्थापना करना चाहिए, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन होना चाहिए। प्रशासन मतलब जानते हैं क्या होता है? पुलिस जो होता है, पैसा लेता है, जो घूसखोरी करता है, तो वो क्या होना चाहिए? स्वच्छ और ईमानदार होना चाहिए। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, ये बात को समझिए बाबू। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण क्या होता है बाबू? कि राज्य सरकार हरेक केंद्र सरकार हर एक राज्य को कुछ कुछ क्या देती है? वित्तीय सहायता देती है। वित्तीय सहायता अर्थव्यवस्था में आता है कि सब पैसा राज्य को जो भी टैक्स के रूप में पैसा मिलता है ना, सब ले जाती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जितना लेके जाती है उसका 41% दे देती है राज्य सरकार को, और अपना राज्य को चलाइए। मान लीजिए बिहार हर जगह से पैसा वसूला, टैक्स, रोड बनाती है तो टैक्स लेती है सरकार, हाईवे वगैरह में टैक्स देना पड़ता है। हम अपने जमीन का रसीद कटाते हैं, जमीन का रसीद कटाते हैं, जमीन का क्या दिए सरकार को? टैक्स। हटिया होता है यहाँ पे लगता है, उसका भी सरकार एक रकम एक बार पैसा लेती है, कभी चुंगी के रूप में उसको बोला जाता है, उसका हम क्या दिए? टैक्स। अरे गाड़ी खरीदते हैं, पहले जोड़ देता है, 70,000 का गाड़ी मिलता है 1 लाख का, वो बोलेगा 5,000 भुइया का जोड़े, 5,000 रोड का जोड़े, कुछ जोड़ के 30,000 बढ़ा देता है। तो गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है? टैक्स। वही टैक्स से फिर हमारा ही विकास करती है, हमी से पैसा टैक्स के रूप में लेके हमें जनता के कल्याण के रूप में काम करती है। तो एक ऐसे बड़ा ऊंचे लेवल की बात हो जाती है। राज्य सरकार को कितना मिलता है बाबू? 41%। 100% मिलता है राज्य में। राज्य से कौन लेगा? केंद्र सरकार। और फिर कितना देती है लौटा के? 41%। चलिए ठीक। आगे देखेंगे बाबू, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को क्या किया गया? अलग किया गया। जिसके बाद खनिज बहुल्य क्षेत्र कहाँ चले गए? झारखंड में। और बिहार के पास केवल उर्वरक भूमि और कुछ उद्योग रह गया, वो भी आगे जाके चीनी मिल राजनीति के कारण बंद हो गया। बिहार में चीनी मिल था, आगे चल के राजनीति के कारण क्या हो गया? बंद हो गया। बहुत सारा चीनी मिल, करोड़ों रुपया का संपत्ति सरकार कैसे बर्बाद हो गया, चीनी मिल बंद हो गया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट ने गरीबी को कैंसर के समान कहा है। कौन? कुजनेट। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, क्या नाम है बाबू? कुजनेट। क्या नाम है? कुजनेट। क्या कहा है ये? गरीबी को क्या कहे हैं? गरीबी किसके समान है? कैंसर के समान है ना। कौन कहे बाबू इस बात को? कुजनेट महोदय कहे है ना। अच्छा, कैंसर के बारे में जानते हैं? बीमारी होती है आमतौर पर अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। ज्यादा जब कोशिका विभाजन होने लगता है शरीर में, उसी से क्या हो जाती है? कैंसर होता है। अभी तक इसका इलाज संभव नहीं है बाबू। जिसको भी कैंसर होता है बहुत कम चांसेस रहता है बचने का, लेकिन अब किसी तरह अगर पहले पता चल जाता है आदमी को तो बचा लिया जाता है। यहाँ लाइए आप उसको, स्टॉप करके यहाँ लाइए तो लाइव वहीं पे नहीं लाइए, ठीक है। स्टॉप करके हाँ, लाइए, बात सही है। स्टॉप करके लाइए, स्टॉप कीजिए उसको। लिया। चलिए ठीक है, हम लोग देखें बाबू गरीबी क्या है।
गरीबी कैंसर क्या की है? तरह है। हाँ, ये बात कौन कहे है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। देखिए बाबू, जब क्या कहता है, एक बहुत लोग फेमस है, बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, सुने हैं? जब इंसान को खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान उपलब्ध न हो, यही स्थिति क्या कहलाती है? गरीबी। रोटी कपड़ा मकान सही ढंग से उपलब्ध न हो पाए, सही ढंग से क्या न हो पाए? उपलब्ध न हो पाए, यही स्थिति, यही क्या होती है बाबू? गरीबी। गरीबी क्या है? जब लोगों के पास क्या नहीं हो? रोटी कपड़ा मकान का अभाव, ढंग से किसी के पास खाना नहीं जुट रहा है, पहनने के लिए ढंग से कपड़े नहीं जुट रहे हैं, और रहने का सही मकान अगर यदि नहीं है तो लोग क्या माना जाता है? गरीब माना जाता है ना। इसी को निर्धारण करने के लिए एक निरेखा आया। गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन किया गया। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा सीमांकन किया गया। गरीबी रेखा कैलोरी मानदंड पर आधारित है। कैलोरी में भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। गरीबी रेखा किस पर आधारित है बाबू? बोला जाता है तो कैलोरी मानदंड पर। किस पर आधारित है? गरीबी रेखा किस पर मानदंड आधारित है? कैलोरी मानदंड पर। कैलोरी मापदंड। अच्छा बाबू, जानते हैं आप लोग साइंस में पढ़े कैलोरी क्या होता है? हम लोग जो भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, उसका ऊर्जा हमें शरीर में कैसे मिलता है? कैलोरी ग्रुप। जो देखते हैं खाना वाना खाने के बाद 8 मार करेंगे, चलो देखे ना, प्यास लगता है, पहले से शुक्र करेंगे, प्यास लगा है पूरा, अब पानी पीने के बाद 8 चलो मार करेंगे। नहीं, पानी से हालांकि ऊर्जा नहीं मिलता है, मन फ्रेश हो जाता है। तो वही है, खाना खाने के बाद हमको क्या मिलता है? ऊर्जा। इस ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं? कैलोरी में। किस में मापते हैं? कैलोरी में। इसीलिए गरीबी को मापने के लिए कौन सा मापदंड है? कैलोरी मापदंड। इसमें 2 तरह का दिया गया। कहा कि जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उसको कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए? 2100 कैलोरी। और जो गांव क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, उसको पर एक दिन का जीवन जीने के लिए कितना कैलोरी चाहिए? 2400 कैलोरी। अच्छा आंकड़ा है। शहरी क्षेत्र के लोगों को कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए पर डे? 2100। और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए? तो 2400 कैलोरी। कैलोरी मापदंड क्या समझ रहे हैं? हमारे शरीर में जो भोजन के बाद ऊर्जा आती है उसको किस में मापते हैं हम लोग? कैलोरी में। ग्रामीण क्षेत्र में कितना ऊर्जा कितना चाहिए? कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए पर डे जीने के लिए? 2400। और शहरी क्षेत्र में 2100। चलिए, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया। गरीबी रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाता है। क्या बोलते हैं बाबू? एक शब्द है यहाँ पे, गरीबी रेखा के नीचे। क्या बोले हम? गरीबी रेखा के नीचे। इसको क्या कहते हैं बाबू? जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उसको क्या कहते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से नीचे। इसी को जोड़ करके बनाया गया था, जानते हैं क्या? बीपीएल। बीपीएल कार्ड धारक होता था। यही बीपीएल कार्ड पे सरकार क्या देती थी? अनाज। ध्यान है, पहले आपको घर में लाल राशन कार्ड होगा, बता दो ना, तो वो क्या है? बीपीएल कार्ड है। उसी को कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से नीचे। जिसके पास खाने के लिए साधन अनाज नहीं हो पाता था तो सरकार कुछ मदद करती है उसका। इसीलिए थोड़ा सा क्या देती थी गवर्नमेंट? सरकार कुछ अनाज देती थी। इसी के तहत दिया जाता है बाबू कुछ मकान। इंदिरा आवास योजना सुने? अब उसका नाम बदल के हो गया पीएम आवास योजना। तो वो क्या दिया हमको? मकान दिया। मकान बनाने के लिए कुछ सहायता दिया, घर बनाने के लिए। ठीक है, बीपीएल को आप लोग समझ रहे हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा के नीचे। यही बीपीएल कार्ड, लाल कार्ड हम लोग क्या बनता था ना, इसमें हम लोग को क्या मिलता था? अनाज, राशन। ठीक, ये मेरा ये टॉपिक खत्म हो गया। थोड़ा सा क्विकली रिवीजन करते हैं हम लोग, आगे पढ़ेंगे नरेगा मनरेगा के बारे में। चलिए, जनगणना तो हम लोग देख ही चुके हैं। जनगणना में किसका गिनती किया जाता है? व्यक्ति का ना। 2001 की जनगणना के अनुसार पढ़े, सब उतना टॉपिक हमारा नहीं है जरूरी ना। चलिए देखते हैं, दुनिया में पहली बार जनगणना कहाँ हुआ था? बताइए, कहाँ हुआ था पहली बार जनगणना दुनिया में? कहाँ पे हुआ था? कब हुआ था? 1749 दुनिया में पहली बार जनगणना कहाँ हुआ था? स्वीडन। कब हुआ था? 1749 में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? बताइए। 1872 में। किसके समय?
मेयो। किसके समय? मेयो। दुनिया में पहली बार जनगणना स्वीडन 1749। अब भारत में पहली बार जनगणना 1872। किसके समय? मेयो के समय। नहीं, भारत में प्रथम 10 की जनगणना, मतलब लगातार उसके बाद चलने लगा 1881। किसके समय? पहली 10 की जनगणना किसके समय? भारत की पहली जनगणना 1872। किसके समय? दुनिया की पहली जनगणना किस कब? 1749। भारत की पहली 10 की जनगणना 1881। किसके समय? समझ में आ रहा है? अच्छा, 1872 से अब तक कितना बार जनगणना हो चुका है? 15 बार। बहुत बढ़िया। जनसंख्या में भारत का स्थान क्या है बाबू? सेकंड। चलिए, अच्छा कुछ नेट थे ना, ये क्या बताए थे? गरीबी किसके समान है? कैंसर के समान। जान लेते हैं आप लोग, गरीबी किसके समान है? कैंसर के समान है। अच्छा, गरीबी क्या है बाबू? तो खाने के लिए, अच्छा कपड़ा और मकान जिसको सही ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाता, वो क्या कहलाएंगे बाबू? गरीब। किसको इसी के लिए एक रेखा का निर्धारण किया गया ना, कौन रेखा बोला गया उसको? गरीबी रेखा से नीचे, इंग्लिश में क्या कहा उसको? बिलो पॉवर्टी लाइन। उसी को क्या कहा जाता था? बीपीएल। यही बीपीएल लाल कार्ड पे हम लोग को गवर्नमेंट अनाज देती थी ना। अच्छा, अब थोड़ा सा हम देखें गरीबी रेखा कौन मापदंड पे आधारित है? कैलोरी मापदंड पे ना। कैलोरी में किसकी ऊर्जा को मापते हैं? भोजन की जो ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर में ना, उसी को मापते हैं। चलिए, शहरी क्षेत्र में कितना कैलोरी ऊर्जा 2100 कैलोरी ऊर्जा चाहिए जीवन जीने के लिए प्रतिदिन, और ग्रामीण क्षेत्र में 2400। जनसंख्या में फर्स्ट स्थान किस देश का है? चीन। अब भारत आ जाएगा, लेकिन जनगणना जारी होगा रिपोर्ट तब। अभी तक कौन है? चीन। चलिए, 41% क्या बताए थे? कोई बता दीजिए तो माने। मतलब उसको टैक्स मिलता है। टैक्स हो रहा है। टैक्स का पैसा 41% केंद्र सरकार, राज्य सरकार। बहुत बढ़िया। बिहार में ज्यादातर क्या होता है? खेती है ना। उत्तर बिहार किस चीज से परेशान है? बाढ़ से। और दक्षिण बिहार सुखाड़ से ना। अच्छा, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर को। 15 नवंबर 2000 को। अच्छा, झारखंड में कौन सी ज्यादा था? खनिज क्षेत्र कहाँ चले गए? झारखंड में। चलिए, अब आगे देखते हैं बाबू, आपका टॉपिक है नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, क्या नाम है इसका? नरेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब कानून। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय मतलब क्या होता है बाबू? देश का। ग्रामीण मतलब गांव में, रोजगार मतलब कामकाज के लिए, गारंटी अपने देश में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार की गारंटी दिया, देने वाला कानून आया। यही कानून था क्या? नरेगा। अपने देश में, देश के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने वाला कानून या अधिनियम को क्या कहा गया? नरेगा। यह नरेगा को कब लाया जाता है? इसका शुरुआत बोला जाता है 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से होता है। इसकी शुरुआत कब से होती है? 2 फरवरी 2006 से। 2 फरवरी 2006 से नरेगा की शुरुआत होती है। 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश से होता है। एक जान लीजिए, आंध्र प्रदेश कहाँ से होता है? आंध्र प्रदेश से जिला। ठीक है, नॉर्मली हम लिखे हैं आपका अति देखने के बाद। नरेगा अधिनियम आता है 2005 में। नरेगा के लिए जो ये अधिनियम है, ये अधिनियम कब आता है, कानून कब आता है? 2005 में। लेकिन यह कानून बनता कौन है, लागू होता है पहली बार कब? 2 फरवरी 2006 को। कहाँ से लागू होता है बाबू? आंध्र प्रदेश से ना। अरे तुम रिकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं? हाँ बढ़िया, चलो ठीक है। लेकिन कुछ ज्यादा गोरा हो। हाँ, अरे कलवा को गोरा बना दिया। काला दिख रहा है, कोई बात नहीं। मेरा जो विचारधारा है वो जाना चाहिए, मेरा उद्देश्य ये है बस। चलिए, नरेगा का उद्देश्य जो था बाबू, जब इसका शुरुआत किया गया था, तो नरेगा का उद्देश्य क्या था कि एक साल में कम से कम 100 दिन रोजगार की गारंटी देना। एक साल में कम से कम कितना दिन रोजगार देना? 100 दिन। कितना दिन में? 365 दिन
यानी कि या एक साल में, एक साल में कम से कम कितना दिन? 100 दिन। किसकी गारंटी? रोजगार की गारंटी देना ना। ये क्या था? किसमें कहा गया? नरेगा में ना। यह कब आता है? इसका अधिनियम कब आया नरेगा का? 2005 में अधिनियम रहने दीजिए बाबू, है ठीक है। नरेगा का अधिनियम आता है 2005 में और ये लागू होता है 2 फरवरी 2006 से। इसका उद्देश्य क्या रहता है बाबू? कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कम से कम कितना दिन? 100 दिन। एक साल में कम से कम 100 दिन क्या देना? रोजगार देना। अच्छा अब देखिए इसके 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के कर देता है मनरेगा। कब? 2009 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नरेगा का नाम बदल के क्या कर दिया गया? मनरेगा। MANREGA। ये क्या हो गया? नरेगा क्या हो गया? मनरेगा। बस इसमें क्या होता है? M से लग जाता है महात्मा गांधी। क्या लग गया? महात्मा गांधी। आगे का जोड़ दीजिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। पहले सिर्फ क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब क्या लग जाएगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और यहाँ से आपका गारंटेड क्वेश्चन बनने के चांस है, क्योंकि अभी बाबू यह नरेगा को बदला जा रहा है। बच्चा बाटे बदमाशी कर रहे हैं आप लोग। नरेगा को यहाँ से बदला जा रहा है। अब जो है केंद्र सरकार क्या कर रही है कि नरेगा में हम संशोधन करेंगे। नरेगा में कुछ पैसा सरकार, केंद्र सरकार देती है, कुछ पैसा राज्य सरकार देती है। केंद्र सरकार का कहना है कि आप ज्यादा दीजिए, इसका मजदूरी बढ़ाइए और आप ज्यादा पैसा दीजिए। इसलिए ये मुद्दा जो है नरेगा वाला अभी हमारे राजधानी दिल्ली में संसद भवन में बहुत चर्चा में चल रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा बाबू संभावना है कि क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नरेगा से, मनरेगा से। अच्छा, मनरेगा का नाम बदल के मोदी जी क्या कहते हैं? इसका नाम होगा जी राम जी। जी राम जी। अरे मोदी जी पता नहीं नाम बदलने के लिए फेमस है एकदम। कुछ नहीं मिलता उनको कहते हैं नाम बदलो, कुछ नहीं होगा कहेंगे नाम बदलो। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर का। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। लगभग सभी चैप्टर का इसमें निचोड़ है बाबू। नरेगा का नाम बदल के क्या कर रहा है मनरेगा का? जी राम। चलिए हम लोग देखते हैं नरेगा। नरेगा का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय ग्रामीण फिर से बोलिए तो इसके लिए अधिनियम आता कब है? एक्ट आता है 2005, लेकिन यह लागू होता है 2006। कौन राज्य से लागू होता है? इसका नाम बदल के नरेगा से मनरेगा किया जाता है। कब? 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर को किनका जन्मदिन है? गांधी जी का। इनके जन्मदिन के अवसर पर ना, इसी इनके जन्मदिन के अवसर पर क्या कर दिया गया? नरेगा का नाम बदल के क्या कर दिया गया? मनरेगा। मनरेगा में कम से कम कितना दिन काम देने का प्रावधान है? 100 दिन। एक साल में 100 दिन ना। चलिए अभी थोड़ा सा चर्चा में केंद्र सरकार को लेके ये पहला चैप्टर आपका समाप्त। इसको रोकिए बाबू, ये पहला चैप्टर समाप्त।